इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की सदा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात की झुरमट में तेरे नाम की मसनत, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाज सबाहत पे गया है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। गैरों पे भी अल्ताफ तेरे सबसे अलग थे, अपनों पे नवाजिश का भी अंदाज जुदा है। ए गुंबदे खिजरा के मकी मेरी मदद कर, या ये तो बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरे आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सरज़िशान हैदर एफएसी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10, और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। बच्चे कहते हैं शायरी ना सुनाया करें, हमारा वक्त ज़ाया होता है। आज जो मैंने आपको शायरी सुनाई है, इससे तो आपका वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि सरकार मदीना, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैंने ये नात पेश की है, जो कि शायरी की सूरत में लिखी हुई है। मोहसिन नकवी साहब की, जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, शहर डेरा गाजी खान, इसी शहर से ये शायर भी हैं। मोहसिन नकवी साहब जिनकी अब डेथ हो चुकी, तो बहुत बड़े शायर हैं जिन्हें इंडिया तक माना जाता है, और लोग इनकी किताबों के ऊपर, लोग इनकी ज़िंदगी पर थीसिस लिखा करते हैं। तो इनकी कब्र पे मेरा जाना हुआ तो एक ज़बरदस्त शेर लिखा हुआ था कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे कि ये कब मरेगा। तो खैर आइए देखते हैं आज हमारा लेसन क्या है। आज का लेसन इंतहाई इंटरेस्टिंग और समझने वाला है, कंसेप्चुअल लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, एक बेस है। कुछ बच्चे समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, हमको नहीं आती। मेरा ये मानना है जो बच्चा तरतीब के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर सुनता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा कोई और चैप्टर आता ही नहीं है। तो प्यारे बेटे, आज का हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर नंबर 4 में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या होता है? ये एक डिवाइस है, ये ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो एक चीज तो आज हम पढ़ लेंगे ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस, तो एक चीज हम, तो इनमें से एक चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा सेल है, या आज की जो हमारी डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने खड़काई है, आओ जरा रीड कराता हूं। अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सुने आप, वो कहता है एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक प्रोसेस होगा जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। या मैं यूं कहूं कि वो प्रोसेस जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस जिस डिवाइस के अंदर होता है, उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यही आज हमने पढ़ना है। तो प्यारे बेटे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना
मेन होती हैं तीन चीजें, मेन तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 पे इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, दूसरा होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स और तीसरा होता है करंट का सोर्स। ये तीन चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन और लिखी हुई बात को साथ साथ चलाएंगे, फिर बाद में हम इसकी वर्किंग पे बात करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास ना ये एक बीकर है, ठीक हो गया। बीकर ग्लास का बना हो सकता है, ये बीकर वुड का बना हो सकता है, ये बीकर स्टील का बना हो सकता है, किसी भी चीज का ये हो सकता है। तो ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर ना एक चीज ली जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जिसको मैं बना रहा हूं, ये यहाँ पर हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखी है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है हैविंग फ्री आयंस, जिसमें क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं यानी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का होता है। देखें हमारे पास है, फर्स्ट करो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और आपको पता है ये सॉलिड हालत में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। जब हम NaCl को हीट करते हैं टिल इसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो NaCl क्या हो जाता है, NaCl मोल्ट हो जाता है, अपनी मोल्टन फॉर्म में चेंज हो जाता है। मोल्टन कहते हैं पिघली हुई हालत। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, फ्यूज्ड स्टेट, यानी मोल्टन स्टेट या आप कहें फ्यूज्ड स्टेट, एक ही बात है, मोल्टन या फ्यूज्ड। मोल्टन का मतलब भी है पिघली हुई हालत और फ्यूज्ड का मतलब भी यही है, पिघली हुई हालत। यानी NaCl को हीट करके उसे पिघला देंगे, तो जब हम इसको हीट करेंगे ये पिघलेगा तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब ये लिक्विड में चेंज होगा तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयन जो है ये अलग हो जाएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट, मोल्टन हालत में ये अपने आयंस में रहता है और ये आयंस होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड हालत में, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इस लिक्विड हालत में, मोल्टन हालत में, पिघली हुई हालत में NaCl जो है एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं, ये फ्री आयंस की सूरत में रहता है, तो इसलिए जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं तो बड़ी आसानी से करंट इसमें से गुजर जाता है, ठीक हो गया। तो ये इस हालत में पाया जाता है। ओके, दूसरा कौन सी हालत में पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, आप ले लें NaCl, ठीक है सर जी, ले लिया, ये सॉलिड हालत में है, आप इसको डालें वाटर के अंदर, यानी आप इसको पानी के अंदर जब डाल देंगे तो पानी में जैसे ही NaCl डाला जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, AQ सॉल्यूशन। किसका, NaCl का पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और याद रखें जैसे ही आप NaCl को वाटर में डालते हैं तो सोडियम का आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड का आयन अलग हो जाता है। तो इस सूरत में भी ये पानी के अंदर भी आयंस अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट दो हालतों में पाया जाता है। अगर सॉलिड है तो उसको आप पिघला कर उसकी मोल्टन हालत में ले जाएं तो वो मोल्टन हालत में भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करता है, और अगर सॉलिड साल्ट है उसको आप पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। उस एक्वस सॉल्यूशन की हालत में भी वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट किया करता है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, अब बात आती है इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड होती हैं दो प्लेटें, यानी ये यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है। आप सर हमें सही सही समझाओ। देखो मैं वही NaCl की मिसाल ले लेता हूँ कि हम सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को लेकर उसको हम सॉलिड को हीट करते हैं और वो अपने आयंस में टूट जाता है। सोडियम का आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड का आयन अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। तो इस जगह पर जो है ना जनाब, क्लोराइड के आयन भी मौजूद है और सोडियम के आयन भी मौजूद हैं, क्लोराइड के आयन भी मौजूद हैं और सोडियम के आयन भी मौजूद हैं, ठीक है। ये मोल्टन हालत में
पिघली हुई हालत में, फ्यूज्ड हालत में NaCl पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ये है हमारा आज का इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद ये जो आपको दो प्लेटें नजर आ रही हैं नीले रंग की, इन दोनों को कलेक्टिवली जो नाम दिया जाता है ना, इन दोनों को वो कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स का। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रोड्स ये दो हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं या तो किसी मेटल के, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, जैसे प्लाटिनम है, वगैरह वगैरह, और या फिर अदर कंडक्टिव मटेरियल, किसी और मटेरियल के बने होते हैं। कंडक्टिव मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें से करंट गुजर सकता है। लाइक जैसा कि कार्बन है। सर जी कार्बन तो नॉन मेटल है, इसमें से कैसे करंट गुजरता है? मेरे प्यारे भाई, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से करंट गुजर सकता है। तो या तो ये प्लेट ग्रेफाइट की बनी हुई होगी, या ये आयरन की बनी होगी, या कॉपर की बनी होगी, या जिंक की बनी होगी, या प्लाटिनम की बनी होगी, या प्लाडियम की बनी होगी, किसी भी चीज की ये बनी हुई हो सकती हैं। ज्यादातर मेटल्स की होती हैं और कभी कभार ये ग्रेफाइट यानी कार्बन की शक्ल में भी एग्जिस्ट करती हैं। ज्यादातर मेटल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे कॉपर, आयरन और जी जनाब। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। दो प्लेटें हैं ना, एक प्लेट को कहा जाता है एनोड और दूसरी प्लेट को कहा जाता है कैथोड। सर जी कौन सी प्लेट को एनोड कहेंगे और कौन सी प्लेट को कैथोड कहेंगे? अगर हमसे फर्क पूछ लिया जाए तो याद रखें, वो प्लेट, वो इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिस प्लेट के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी हम उस प्लेट को एनोड कहेंगे। और कैथोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होगी उसको हम कैथोड कहेंगे। यानी एनोड और कैथोड की जो डेफिनेशन है वो भी इसी वजह से होती है। बाज टीचर कह रहे होते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड होगा। ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी नहीं है। एनोड पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं, कैथोड पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं। ये तो डेफिनेशन ही नहीं है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड है, जिस पर नेगेटिव ना। हाँ, इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी हम उसको एनोड कहेंगे और जिस पर रिडक्शन होगी हम उसको कैथोड कहेंगे। इसके लिए आप एक फार्मूला बना लें, मेरे जहन में आ रहा है OAA RAC। ये कैसा फार्मूला है सर जी? OAA से क्या मुराद है? O से मुराद है ऑक्सीडेशन, A से मुराद है एट, A से मुराद है एनोड। ऑक्सीडेशन एट एनोड, OAA, ठीक है। ऑक्सीडेशन एट एनोड यानी एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और RAC, ओए रेस जीत कर आना, ऐसे मत आ जाना। RAC रिडक्शन एट कैथोड। बस ये दो फार्मूले जिसको आते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है करंट का सोर्स, यानी करंट प्रोवाइड करना है ना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है और उससे आपको केमिकल मिलेंगे, यानी केमिकल एनर्जी हासिल होगी। तो इलेक्ट्रिक सोर्स या करंट का जो सोर्स है वो यहां पर हम यूज करते हैं, दैट इज बैटरी। दैट इज बैटरी होती है ये हाई वोल्टेज वाली, और इसको आप डीसी करंट भी बोलते हैं। डीसी करंट है ना, डायरेक्ट करंट, बिल्कुल सर जी बोलते हैं। ओके हो गया मेरे प्यारे बेटे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जरा इसकी वर्किंग पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। सर जी बैटरी जो आपने कही है उसको कैसे जाहिर कराओगे? मैं बताता हूँ। बैटरी को हम इस तरह से जाहिर कराते हैं, दिस इज द साइन ऑफ बैटरी, ठीक है। ये एक लंबी लाइन लगानी होती है, ठीक है, एक छोटी लाइन लगानी होती है, ठीक है। बाज दफा यूं जाहिर करते हैं, बाज दफा इस तरह से भी जाहिर करते हैं, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। ये भी बैटरी को जाहिर करने का साइन है। मगर याद रखें जो बड़ी लाइन होती है दैट इज द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है दिस इज द बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो छोटी लाइन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जाहिर कर रही है और बड़ी लाइन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जाहिर कर रही है। अब मेरी बात तवज्जो से आपने सुननी है। जब हम इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो बैटरी क्या करेगी, इस एनोड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर
पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस सेल में, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस प्लेट को हम एनोड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एनोड का नाम देते हैं। आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी कि हमने इसको एनोड क्यों कहा है। और आगे चलें, राइट साइड के ऊपर ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, जिस प्लेट को या जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन अता करेगी, बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, और इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, या जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस प्लेट को या इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं कैथोड का। इज दैट क्लियर? जी हाँ सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आओ आगे चलते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को समझने लगे हैं। प्यारे बेटे, ये जो इसकी वर्किंग है ना, मैं आपको इसी एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ली हुई है इलेक्ट्रोलाइट की, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यानी NaCl लेते हैं, उसको पिघाल देते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके इस बीकर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये बीकर के अंदर अब इलेक्ट्रोलाइट आ चुका है। फिर उसके बाद एक प्लेट इधर डालते हैं, एक प्लेट इधर डालते हैं, उसको बैटरी के टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट करना है। अभी हमने कनेक्ट फर्ज करो किया नहीं है, ये स्विच अभी ऑफ है। ये बैटरी इस वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इस वाली प्लेट को अभी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा नहीं है। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जैसे ही इसका कनेक्शन जोड़ेंगे बैटरी के साथ, तो करंट जो है वो दौड़ना शुरू करेगा, सर्किट बन जाएगा, करंट चलेगा। जब करंट चलेगा ना, तो करंट जैसे ही इस सेल के अंदर दाखिल होगा, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, जैसे ही ये आएगा, अब आगे क्या होगा? आगे जनाब दो रिएक्शन होंगे। एक रिएक्शन होगा रिएक्शन एट एनोड। मैं यूं लिख देता हूं कि एक रिएक्शन जो है वो एनोड के ऊपर होगा, एनोड पर एक रिएक्शन होगा, और दूसरा रिएक्शन किसके ऊपर होगा? दूसरा रिएक्शन मेरे बेटे कैथोड के ऊपर होगा। ये दो रिएक्शन होंगे। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा वो मैंने आपको फार्मूला बताया है, OAA। एनोड के ऊपर होती रहती है OAA, मतलब एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। सर ये ऑक्सीडेशन होती क्या है? मत भोले बनिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन के लूज होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड ये है ना, तो इस प्लेट पर, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे। अब आपने मुझे बताना है कि इस प्लेट के ऊपर कौन से, वो कैसे होगा? जनाब अजीज, यहां पे ना आपके पास क्या है? आपके पास है मेरे बेटे अब वो कैसे होगा मेरे बेटे? यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट में दो किस्म के आयन्स हैं। मैं अगर इसको सही समझना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा करें, इधर दो लगा दें, इधर भी दो लगा दें, इधर भी दो लगा दें, यानी ये दो क्लोराइड आयन दो की फॉर्म में क्लोराइड आयन और सोडियम आयन इसमें मौजूद होते हैं। हम बाकियों को इरेज कर देते हैं, सिर्फ ये दो रखते हैं बस, यानी दो क्लोराइड आयन है और दो सोडियम के आयन है। ठीक है, अच्छा अब आपको मजे की बात बताऊं, ये जो क्लोराइड आयन है इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है, ये वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव का चार्ज है। ये प्लेट इसको पुकारेगी, क्या? मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये इसको पुकारेगी, आओ मेरे पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। क्यों? इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोराइड आयन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्लोराइड आयन खींचे चले आएंगे, किसके जानिब? इसी प्लेट की जानिब खींचे चले आएंगे। ठीक हो गया, ये क्लोराइड आयन इसके करीब आएंगे, और ये जो प्लेट है, ये एनोड जो है, ये क्लोराइड आयन को कहेगा तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो क्लोराइड आयन कहेगा तुम्हारी मोहब्बत में खिंचा आया हूँ, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूँ, अब क्या करना है? वो कहता है तेरे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब है तेरे ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, अपने इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर आके लूज कर दो, अपने इलेक्ट्रॉन मुझ पे छोड़ दो, मुझे दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन बैटरी ने खींच लिए थे। तो क्लोराइड आयन कहेगा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं भी यही चाहता हूं। क्लोराइड आयन आए हैं दो। अब आपने सुनना है मेरी बात को, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। आपको पता है किसी भी आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब एक क्लोराइड आयन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है,
और दूसरे क्लोराइड आयन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्योंकि दो क्लोराइड आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएंगे। जब एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर वो खुद एटम बन जाएगा, और दूसरा क्लोराइड आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद वो भी एटम बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और ये दोनों एटम बन गए, और एटम आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, और ये क्या है? दैट इज Cl2। ये क्लोरीन गैस है। ये कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद क्लोराइड के आयन जो हैं वो Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। यहाँ से जो है हमने एक पाइप लगाया होता है जिसके जरिए से हम बाहर सिलेंडर में Cl2 गैस को, क्लोरीन गैस को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये हमारे बहुत काम आने वाली है आगे। ये हमने क्लोरीन गैस बना ली है, हमने बिजली देकर आम नमक से NaCl की मदद से यारो क्लोरीन गैस बना ली है। सर इसका क्या काम है? इसके बहुत सारे काम है क्लोरीन गैस के। आपको पता है वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए, पानी को साफ करने के लिए, आपको पता है पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं। जितने भी फिल्टर प्लांट हमारे शहरों में लगे हुए हैं वहाँ क्लोरीन गैस को पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर, एक खवातीन को चिट्टा करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीच क्रीम, उसके अंदर जो पाउडर होता है उसमें भी क्लोरीन, उस क्लोरीन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना हमारा। तो वैसे इतने ज़्यादा यूजेस हैं कि मैं आपको बता थक जाऊंगा। तो क्लोरीन जो है एक केमिकल है, और हमने अपना वादा पूरा कर लिया कि हमने केमिकल एनर्जी में तब्दील करना था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, बिजली की मदद से, हमने बैटरी की मदद से आम एक केमिकल को खास केमिकल में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, क्लोरीन गैस तैयार कर ली। समझ आ रही है? कौन आ रही है? जी आ रही है। अब यहाँ हुआ क्या है? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, लूज किए हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इस प्लेट के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, इसलिए हमने इसको एनोड कहा है। अब आगे चलते हैं। ये जो सोडियम है ना, सोडियम, ये सोडियम, ठीक है, ये सोडियम इस प्लेट की तरफ भागेगा, यानी जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम इस प्लेट के पास भागेगा, सोडियम कहेगा मैं बड़ा परेशान हूं, सोडियम Na पॉजिटिव चार्ज रखता है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम के दो क्या आए हैं? आयन आए हैं। ये प्लेट ने जबरदस्ती खींचा है सोडियम को। अच्छा, सोडियम को कहा है कि तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, तो सोडियम कहता है जी जी बिल्कुल दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आयन गेन करेंगे और खुद 2 सोडियम के एटम बन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर जो है एक और पाइप लगा हुआ होगा जिसके जरिए बाहर एक सिलेंडर होगा। इस सिलेंडर के अंदर ना जनाब हम लोग सोडियम की मेटल को Na लिक्विड फॉर्म में सोडियम की मेटल बन के यहाँ जमा होती जाएगी। एक एटम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इधर आ जाएगा, दूसरा एटम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इधर आ जाएगा, तीसरा एटम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इधर आ जाएगा। यहाँ मुझे आपको बताना जरूरी है कि अगर ये प्लेट सोडियम की हुई, ये प्लेट अगर किसकी हुई? सोडियम की हुई, तो सोडियम कभी भी यहाँ अलग से हमें हासिल नहीं होगा, बल्कि सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। सर मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, सोडियम आया, फर्ज करो एक सोडियम का आयन आया, उसने कहा मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस सोडियम आयन ने कहा इस प्लेट को कि ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे खींच लाया है, तुम ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, सोडियम कहेगा। मगर ये प्लेट क्या कहेगी? ये प्लेट कहेगी ये इलेक्ट्रॉन तो मैं तुम्हें दूं, मगर एक शर्त है, क्योंकि मैं खुद प्लेट सोडियम की बनी हुई हूं तो तुम भी सोडियम हो। मैं जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, बल्कि मेरे ऊपर चिपक जाओगे, इसे बोलते हैं डिपॉजिट हो जाओगे। आगे हमने पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लेकर एटम बन के इसके ऊपर चिपक जाएगा और ऐसे चिपकता चला जाएगा, ठीक है। मगर इस हमारी गिवन एग्जांपल में ये जो आपको राड नजर आ रहा है, ये नेगेटिव राड जो आपको नजर आ रहा है, ये आयरन का बना हुआ है या ये प्लाटिनम का बना हुआ है, सोडियम का बना हुआ नहीं है। इसलिए सोडियम जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेके अलग से इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हालत सोडियम की मेटल जो है वो कलेक्ट हो रही है, सोडियम की मेटल इकट्ठी हो रही है। एक तीर से दो शिकार। आम नमक है जिसे पूछता कोई नहीं है, 10 रुपए की थैली है, ली इस्तेमाल की, फेंक दी इधर उधर, हाँ जी। मगर इस आम नमक से हम केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर इस आम नमक को खास केमिकल में चेंज कर रहे हैं। सोडियम एक मेटल है, NaCl से मेटल वाला केमिकल भी हमें मिल गया और क्लोरीन केमिकल भी हमें मिल गया। और मैं आपको समझा चुका कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। जी हाँ, आगे तो एग्जाम्पल हैं,
वो आप खुद ही समझते चले जाएंगे। आइए बेटा आगे चलते हैं। तो प्यारे बेटे, ये अब दो रिएक्शन जो हुए हैं, एक एनोड पे हुआ है, एक कैथोड पे हुआ है, जिनकी मदद से हमें जो है दो अहम केमिकल मिले हैं, क्लोरीन और सोडियम। इन दोनों रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये दोनों रिएक्शन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, द रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये वाला जो है ये रिडक्शन है। मैंने आपको कहा था RAC, रिडक्शन एट कैथोड। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सोडियम जाकर इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन टेकअप कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसलिए इसे कैथोड कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो वही बात, एक पे ऑक्सीडेशन होती है, एक पे रिडक्शन होती है। अब हम आगे चलेंगे और अब हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। यानी ये जो सेल आपने पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये कहां कहां इस्तेमाल होता है प्यारे बेटे। अगर यूं भी लिख सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक ही बात है, दोनों का जवाब आपने सेम लिखना है। नंबर 1, यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। पिघले हुए NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में ये यूज होता है टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए। यही लाइन मैंने आपको यहां समझाई है मेरे बेटे। ठीक है, फ्यूज्ड पिघले हुए NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इस सेल को टू प्रोड्यूस बनाने के लिए सोडियम यानी Na मेटल एंड क्लोरीन गैस Cl2। वो कैसे बनाई है वो मैंने आपको सारे रिएक्शन देकर अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक हो गया? जी हाँ सर। आगे चलते हैं नंबर टू, दूसरी एप्लीकेशन, दूसरा यूज क्या है? यूज्ड इन रिफाइनिंग एंड प्लेटिंग ऑफ मेटल। अगर आप 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए हैं, और बिल्कुल आप पढ़ के आए हैं, तो उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पे आपने एंड में रिफाइनिंग पढ़ी थी, कॉपर की रिफाइनिंग डिटेल के साथ आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाई थी। वहां भी हमने यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया था। फिर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी थी, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट की, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाते थे, वो भी इसी सेल की वजह से हम चढ़ाया करते थे। वो आप डिटेल पढ़ चुके हैं, यहां पे नहीं है वो डिटेल। आगे चलें। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हम बनाते हैं इसी सेल की मदद से। सर हम कब बनाते हैं? हमने 9th में पढ़ा था, एक आपको याद हो, डायाफ्राम सेल आपने पढ़ा था, जिसका नाम था नेल्सन सेल, साइंटिस्ट के नाम पे। नेल्सन सेल भी इसे कहते हैं, डायाफ्राम भी सेल कहते हैं। इसके अंदर हमने NaOH तैयार किया था। कैसे तैयार किया था? हमने NaCl को लिया था, उसको पानी में डाल के उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया था, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी थी, और आखिर में हमें NaOH मिल गया था। तो हम पढ़ चुके, इधर हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये जो ऊपर वाला आपको पढ़ाया ना, इसको बोलते हैं डॉन सेल, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, डॉन्स सेल। ठीक है, डॉन्स सेल, ये सारा डॉन सेल है। ओके मेरे बेटे, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है? नेक्स्ट वो कहता है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन टू प्योरीफाई मेटल। वैसे ये बात लिखने वाली नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही लिखी हुई है, यूं समझ लें। नॉन मेटल को तैयार करने के लिए ये सेल इस्तेमाल होता है, वो हम ऊपर वही क्लोरीन नॉन मेटल बना चुके हैं। और प्योरीफाई मेटल, ये भी बात मैं, रिफाइनिंग का मतलब ही प्योरिफिकेशन होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और लॉन्ग में भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछा जाएगा, तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन से रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं बेटा? ये जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक तो ये है, कुछ यहां है हमारी बुक में, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जिनमें से पहली जो एग्जांपल है दैट है जिंक क्लोराइड की। जिंक क्लोराइड ले लें, ये सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको करें हीट। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये अपनी मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, ये मोल्ट हो जाएगा, और जिंक का आयन अलग हो जाएगा Zn+2 की फॉर्म में, जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और क्लोराइड बनेंगे दो क्लोराइड आयन। ठीक है, ये इस तरह हो गया। ये अब ऐसे ही सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया।
अब क्या होगा, अब दो रिएक्शन होंगे, एक होगा एनोड के ऊपर, ठीक है, और दूसरा किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि OAA यानी एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन दोनों में से, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही लॉस करेगा। जिंक बेचारे के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कभी भी एनोड की तरफ खींच कर नहीं जाएगा, जाहिर है क्लोराइड आयन जाएगा ना एनोड की तरफ खींच के। तरीका मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, दो क्लोराइड आयन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और खुद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस ये बन जाएंगे, और इस तरीके से हमें क्लोरीन गैस हासिल होगी। एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट उसके बाद जरा देखें कैथोड के ऊपर क्या होगा। प्यारे बेटे, कैथोड के ऊपर जो है वो होता है RAC यानी रिडक्शन एट कैथोड। ये जिंक जाएगा कैथोड वाली मेटल के पास, इस मेटल के पास जाएगा जिंक, और जिंक के आयन जाएगा एक आयन, और इस मेटल से सॉरी इस प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक की मेटल बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर ये प्लेट हुई जिंक की तो ये Zn+2 का आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जिंक यहां पर आएगा ना Zn+2, ठीक है, तो अगर तो ये प्लेट हुई जिंक की, ठीक है, तो ये Zn इसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। अगर कोई और प्लेट हुई यानी जिंक के अलावा कोई किसी चीज की हुई तो फिर ये चिपकेगा नहीं, बल्कि इससे इलेक्ट्रॉन लेकर ना ये अलग से मतलब कलेक्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो सर ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज ऊपर चिपकेगी कौन सी चीज नहीं चिपकेगी। मैं आपको बताता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोड ये दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, रिएक्टिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड इसे कहते हैं, एक्टिव कहें या रिएक्टिव कहें, और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। सुनना मेरी बात, मिसाल के तौर पर एक्टिव या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर है या जिंक है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। और दूसरे होते हैं इनर्ट, जैसे कि कार्बन है या फिर प्लाटिनम है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड माने जाते हैं। अब आपने पता क्या याद रखना है कि अगर जो है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, तो मेटल उसके ऊपर चिपकेगी, उसके ऊपर डिपॉजिट होगी, और अगर इनर्ट होगा तो उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी, चिपकेगी नहीं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर जो सोडियम आया था, तो ये प्लेट अगर आयरन की बनी हुई है तो आयरन जो है यहां पर इनर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ये आकर इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, बल्कि अलग से हमें हासिल हो जाएगा। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस करके, ये दो जो है ना सोडियम के, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस करके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बेटे। अब हम आगे कैसे चलेंगे, अब पढ़ाना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास ना, अब हम आगे चलते हैं। आगे ना उसने बताया हुआ है कि जो है वो कैथोड, अब ना उसने आगे डिटेल से कुछ रिएक्शन बताए हैं, जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और कुछ बताए हैं उसने यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप समझना, अब ये तो आपको पता चल गया कि रिडक्शन रिएक्शन अगर है तो ये कैथोड के ऊपर हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये एनोड के ऊपर हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो रिडक्शन रिएक्शन कैथोड के ऊपर, मिसाल लें, अगर कॉपर का आयन है, Cu+2 का आयन है, तो ये कैथोड पे आएगा कॉपर का आयन, और इससे दो इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद कॉपर मेटल बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, दोनों में हो सकता है, ठीक है। और अगर यहां पर होता है फर्ज करो हाइड्रोजन आयन, इस जगह पर हाइड्रोजन आयन होता है +2 की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को बना देगा H2 गैस, यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी।
ठीक है। तो हाइड्रोजन आइन अगर हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कॉपर का आइन हुआ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को कॉपर के सॉलिड एटम में चेंज कर देगा। तो ये वाला रिएक्शन भी रिडक्शन है और कैथोड पे होगा, ये वाला रिएक्शन भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है, तो कैथोड पे होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो उसने एग्जाम्पल किस किस की दी है, तो उसने एग्जाम्पल एक वही दिया है जो हम क्लोराइड आइन की पढ़ के आए हैं, वो तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि 2 क्लोराइड आइन आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक एक और क्लोरीन गैस हमें हासिल होगी। दूसरी एग्जाम्पल उसने बड़ी प्यारी दी है। दूसरी एग्जाम्पल पता क्या है, उसने कहा है कि अगर OH नेगेटिव आइन हो, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हो, पानी हो, तो उसके OH नेगेटिव आइन होंगे अगर, तो वो इस प्लेट के ऊपर आकर अपनी ऑक्सीडेशन करेंगे और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑक्सीजन गैस, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पानी के मॉलिक्यूल। सर ये क्या है जनाब, आपने ना 4 OH लेने हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। 4 OH, जब 4 OH इकट्ठे आते हैं इस प्लेट पर तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो 4 OH हैं तो हर OH पे एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, जब 4 लूज होंगे तो OH कितने बच जाएंगे, अलग अलग से लिख दें, OH 4 हो जाएंगे। OH कितने हो जाएंगे, 4। ये देखें 4 OH हैं मगर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब समझना, ये वाले जो 2 ऑक्सीजन हैं ये आपस में मिलकर ऑक्सीजन का गैस का मॉलिक्यूल बना देंगे और आगे ये वाला OH और ये H मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल, ये वाला OH और H मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल भी जनरेट होंगे। ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड के ऊपर। वो ये समझाना चाह रहा है कि अगर क्लोराइड आयन अपनी ऑक्सीडेशन करेगा तो वो ये क्लोरीन बनाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए यहां पर तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, यहां पर एक बात मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप लोग NaCl को पानी में डालते हो ना, NaCl को पानी में डालते हो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, है कि ऐसे नहीं है? तो जब आप NaCl को पानी में डालोगे तो क्लोराइड आयन भी होंगे, सोडियम आयन भी होंगे और पानी भी होगा। तो पानी के कौन से आयन्स होते हैं, जब पानी में से करंट गुजरता है तो पानी के हाइड्रोजन आयन भी पैदा होते हैं और पानी के हाइड्रोक्साइड आयन भी पैदा होते हैं। तो अब तो इस बीकर में 4 तरह के आयन हो गए हैं, क्लोराइड आयन भी हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी हैं, हाइड्रोजन आयन भी हैं और सोडियम आयन भी हैं। अब जब करंट गुजरेगा तो एनोड पर कौन सा जाएगा और कैथोड पर कौन सा जाएगा, ये सवाल बनता है। तो मैं समझा देता हूं आपको। एनोड के ऊपर 2 तरह के आयन्स जा सकते हैं, क्लोराइड भी जा सकता है और OH भी जा सकता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए। सर अब दोनों में से कौन जाएगा, इसका फैसला होगा इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। हर एक का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH से ज्यादा होगा तो पहले ये जाएंगे, पहले ये ऑक्सीडाइज होंगे, और अगर OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड आयन से ज्यादा हुआ तो पहले ये जाएंगे, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। और सेम ऐसे ही यहां पर कैथोड के ऊपर अब 2 तरह के आयन्स हैं, सोडियम भी यहां आकर रिड्यूस हो सकता है और हाइड्रोजन आयन भी यहां आकर रिड्यूस हो सकता है। अब कौन सा पहले रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हुआ तो पहले सोडियम आयन आकर रिड्यूस होंगे, बाद में हाइड्रोजन आयन की बारी आएगी। तो अगर हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ सोडियम से तो फिर हाइड्रोजन आयन आकर पहले अपने आप को रिड्यूस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों के कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, वो शायद हम आगे पढ़ें, वहां से हमें पता चलता है। ठीक हो गया? यस सर। ये ऐसे ही आपने तैयारी करनी है जैसे टेक्स्ट बुक में है। तो आज के लेक्चर की आखिरी बात क्या है, क्विक चेक है। वो कहते हैं आपके पास ना कॉपर ब्रोमाइड है, CuBr2, कॉपर ब्रोमाइड, ये एक साल्ट है। आप इसको मोल्ट कर दें, पिघला दें। जब आप इसको पिघलाएंगे तो कौन से आयन्स में ये चेंज हो जाएगा? तो आप लिखेंगे कि कॉपर ब्रोमाइड को जब हम पिघलाएंगे, द डिसोसिएशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लिख लें, CuBr2 that will break into copper ion on heating and 2 अदद ब्रोमाइड आयन -1 के साथ।
ये 2 आइंस बनेंगे। ये पहले क्विक चेक के पहले पोर्शन का आंसर है। दूसरे सवाल में उसने क्या पूछा है, नहीं बल्कि सवाल पूछा उसने विच आइंस आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे इन दिस सॉल्यूशन कॉपर एंड ब्रोमाइड आइन विल बी प्रेजेंट। दूसरा क्या लिखा है उसने, नेम द इलेक्ट्रोड ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटल अकर, उस इलेक्ट्रोड का नाम लिखें जिसके ऊपर कॉपर मेटल की एक्सट्रैक्शन होगी, कॉपर मेटल बनेगी। तो प्यारे बेटे कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है ना, तो ये कैथोड की तरफ जाएगी, कैथोड के ऊपर जाएगी कॉपर मेटल, एट कैथोड कॉपर मेटल जाकर उस कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कॉपर, तो कैथोड के ऊपर ये कॉपर का आयन जाएगा, क्योंकि कैथोड एक ऐसी प्लेट है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर का आयन जाएगा उस कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, गिव द हाफ इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटल, और आगे कह रहा है राइट द हाफ इक्वेशन दैट फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन। तो ओके, ये हाफ इक्वेशन तो यही है ना कि कॉपर जाएगा +2 आइन, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल बन जाएगा, और दूसरा ब्रोमाइड आइन, 2 ब्रोमाइड आइन जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और खुद ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देंगे, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, और साथ में 2 जो है वो बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और ये वाला काम किसके ऊपर हुआ है आपको पता है, ये एनोड के ऊपर हुआ है, और ऊपर वाला ये जो रिएक्शन है ये किस पर हुआ है, ये कैथोड के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन रहा, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।